गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विजन की 30th एंड 31st मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंसेस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम टू सपोर्ट चिल्ड्रन इम्पैक्टेड बाय द कोविड-19। तो गाइस आपको ये टॉपिक्स देख के ही समझ में आ रहा होगा ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या आपको पता है पीएम केयर्स फंड है, तो एक अलग से पीएम केयर्स स्पेशली चिल्ड्रन के लिए बनाया जाएगा। सो दैट इसमें हम उन बच्चों को सपोर्ट करेंगे जिन्होंने कोविड की वजह से अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है, या फिर वो क्या कर रहे हैं किसी भी लीगल गार्डियन के मतलब कि जिसके अंडर वो रह रहे थे या जिससे भी एक सिंगल पेरेंट के अंडर रह रहे थे उनको खो दिया है ड्यू टू कोविड-19। फाइन। अब ये जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन है इसको फंड किया जाएगा थ्रू पीएम केयर्स फंड, और इसके अंदर 5 मेजर्स हैं। सबसे पहला क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ चाइल्ड। आपको पता है जैसे आप लोग एफडी आरडी होता है तो उसी तरह एक एफडी होता है ना, इसमें क्या होगा जो पीएम केयर्स फंड होगा ना ये क्या करेगा, एक 10 लाख की हर एक बच्चे की एफडी कराएगा स्पेशली डिज़ाइन स्कीम के लिए। ठीक है, इससे क्या होएगा जब तक बच्चा उस 18 साल का नहीं होता हर महीने उसको 18 साल तक क्या मिलेगी, मंथली सपोर्ट मिलेगी। और जैसे वो बच्चा 23 साल का हो जाएगा उसको जो फाइनल जो मैच्योर अमाउंट है सारा का सारा उसको मिल जाएगा। अगर 10 लाख है वो सारा का सारा मिल जाएगा। फाइन। तो इसमें क्या कराएंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो तो इसमें क्या है, सबसे पहले एफडी कराएंगे 10 लाख रुपए की हर एक बच्चे के लिए। जब तक वो 18 साल का नहीं होगा तब तक उसे मंथली कुछ दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, 1000 या 2000 ये कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। और जैसे ही वो 23 साल को होगा उसे पूरा का पूरा 10 लाख का जो अमाउंट है वो पूरा दे दिया जाएगा। इसके अलावा सेकेंड क्या है, स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द 10 ईयर्स। फाइन। तो इसमें यही बोला गया है जो बच्चे भी 10 साल तक के नहीं हैं 10 साल तक के बच्चों का क्या कराएंगे, आसपास के जो भी केंद्र विद्यालय या कोई भी प्राइवेट स्कूल है उसमें उनको एडमिशन कराएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में एडमिटेड है और उसकी जो फ़ीस है वो आरटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है तो उसके जो फ़ीस है वो पीएम केयर्स फंड के अंडर से जाएगी। फाइन। इसके अलावा जो पीएम केयर्स के अंदर से जो पैसा है वो उस बच्चे से मतलब उसी के अंदर से जो पैसा है उसी पैसे से बच्चे की यूनिफॉर्म आएंगी, टेक्स्ट बुक्स नोटबुक्स ये सब आएगा। फाइन। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा उठाएगी। नेक्स्ट है स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 11 to 18 ईयर्स। फाइन। अभी हमने पढ़ा जो बच्चे 10 साल तक के हैं, अब हम 11 से 18 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। फाइन। तो इसमें क्या है, बच्चों को जो एडमिशन दिया जाएगा वो किसी भी जो गवर्नमेंट स्कूल है ना उसमें दिया जाएगा। मतलब कि पहले जो 10 साल तक के बच्चों को हम किसी प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं, लेकिन उसके बाद जो 11 से 18 स्कूल के बच्चे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में कराएंगे, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय, इसमें होगा। फाइन। इसके अलावा अगर बच्चा वो चाहता है कि उसे अपनी उस गार्जियन या ग्रैंड पेरेंट्स के केयर के अंडर है ना, तब वो किसी भी नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकता है। फाइन। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन। अब देखो अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो उस बंदे को एजुकेशन लोन मिलेगा प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, जैसे बीटेक हो गया, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। फाइन। तो अगर किसी बच्चे को हायर एजुकेशन करना है तो उसे एजुकेशन लोन मिलेगा प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इन इंडिया। और जिसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कहाँ से जाएगी, पीएम केयर्स फंड के अंदर। देखो सिंपल ही होता है, अगर आप सपोज करो बीटेक कर रहे हो 4 लाख रुपये का, उसको 4 लाख रुपये का 4 साल के लिए अगर उसे 4 लाख का लोन मिलता है तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा जो भी 4 साल बाद लगेगा शुरू होगा, तो वो जो पैसा इंटरेस्ट का वो कौन देगी, वो गवर्नमेंट देगी पीएम केयर्स फंड के अंडर। लेकिन हाँ जो लोन का अमाउंट है वो ऑफकोर्स वो बच्चा खुद देगा। ठीक है। या फिर अगर कोई स्कॉलरशिप है, ट्यूशन फीस या कोर्स फीस है किसी अंडर ग्रेजुएट या वोकेशनल कोर्सेज की जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के अंडर आती है, वो ऑफकोर्स प्रोवाइड की जाएगी। और अगर कोई भी बच्चा कोई स्कॉलरशिप नहीं है उस बच्चे के पास तो पीएम केयर्स क्या करेगा, उसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। लास्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा जो भी चिल्ड्रन है जो एनरोल्ड है अंदर आयुष्मान भारत स्कीम है उनको क्या मिला जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी प्रीमियम अमाउंट है वो पीएम केयर्स फंड में से दिया जाएगा जैसे ही वो बच्चा 18 साल का होगा। फाइन। तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन के लिए क्या क्या किया जा रहा है। सबसे पहले एफडी कराई जाएगी, फिर हमने स्कूल एजुकेशन उन बच्चों के लिए पढ़ा जिनकी 10 साल तक की एज है, फिर 11 से 18 साल तक के बीच में, और फिर अब किस तरह से हम उनको हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट करेंगे एंड देन हेल्थ इंश्योरेंस। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस कोविड-19 रिलीफ मेजर्स अंडर द वेरियस स्कीम। फाइन। तो गाइस ये जो न्यूज़ है अगेन हमारा सोशल इश्यूज़ के अंदर कवर होगा। अभी क्या है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है, जो एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसको एक्सपेंड किया। फाइन। तो गाइस एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम होता क्या है, आई थिंक आपको पता होगा
तो जैसे बैंक्स होते हैं, NBFCs होते हैं जो आगे लोन प्रोवाइड करते हैं, लार्ज लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको खतरा होता है कि कहीं हमारा पैसा मर ना जाए। लाइक सपोज करो मैंने 10 लाख का लोन ले लिया बैंक से, तो बैंक को तो डर रहता है ना कि मेरा 10 लाख रुपये लेके भागना जाए। फाइन, तो उनका जो 10 लाख रुपये है वो इंश्योरेंस करता हो या फिर गारंटी कौन करता है, ये एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम करता है। ठीक है, तो इसका ही नहीं होता है कि वो क्या करता है 100% गारंटी कवरेज देता है, किनको, बैंक्स को देता है, NBFCs को देता है या फिर किन्हीं और लैंडर्स को देता है, सो दैट अगर कोई बिजनेसेस MSMEs अगर कोई मतलब कि उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाए, लाइक उनका बिजनेस ना चले जैसे कोविड-19 की वजह से आगे, तो और वो अपना लोन चुकाने में मतलब कि दिक्कत हो जाए, तो उनको क्या कर दिया जाए, एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से उनको पैसा दे दिया जाए, किनको, बैंक्स को और NBFCs को। फाइन, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक में हुआ। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, 100% गारंटी कवरेज कौन देता है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टेड कंपनी लिमिटेड देता है टू द फॉर कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स अप टू ₹3 लाख। मतलब कि देखो, अगर 3 लाख तक का लोन अगर सपोज करो किसी MSME ने लिया है कोलेट्रल फ्री, मतलब कि बिना सिक्योरिटी के, तो 100% अमाउंट दे देगा एलिजिबल MSMEs को या इंटरेस्टेड जो मुद्रा बोरवर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी। फाइन, इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी क्या पीरियोडिकली टाइम पे अनाउंस किया है। सबसे पहले ये बार फर्स्ट फेज़ स्टार्ट हुआ था, फिर सेकेंड फेज़, फिर थर्ड फेज़ और अभी फोर्थ फेज़ चल रहा है। फाइन, सो दैट हम क्या करें, इसका जो इम्पैक्ट है उसको एक्सपेंड करें और एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, किनको, MSMEs को। अब गाइस आप देख सकते हो ये इसके जो चार्ट चले, इसका बेनिफिट क्या है, लाइक हम ये जो फेज़ 1 चला रहे हैं, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, इनका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 500 करोड़ रुपये का लोन है, ये उन पर कैप लगी हुई थी, उस कैप को हमने रिमूव कर दिया है। फाइन, इस पर हम असिस्टेंस हम मैक्सिमम, मतलब कि जो क्या होता है, लाइक अभी हमने क्या बोला कि वो लोन को क्या करती है, गारंटी करती है, लेकिन 100% नहीं करती। 100% कब करती है, अप टू ₹3 लाख। लेकिन अगर आपने 200 करोड़ तक का लोन लिया है तो आपको क्या मिलेगा, मतलब कि 500 करोड़ तक का अगर लोन लिया तो आपको 40% गारंटी देती है कौन, ये स्कीम। फाइन, या फिर मतलब 200 करोड़ पे जो भी लोअर है। इसके अलावा 100% गारंटी कवरेज देगी आउटस्टैंडिंग एज ऑन February 29, 2020 हॉस्पिटल्स को देगी, रनिंग होम्स क्लिनिक्स फॉर सेटिंग अप ऑन साइट ओन टू प्लांट। मतलब कि अगर सपोज़ करो आपने ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने के लिए लोन लिया है, हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए, क्लिनिक सेटअप करने के लिए लोन किया है, तो उन पर आपको 100% लोन वेवर मिल जाएगा। मतलब कि लोन 100% लोन गारंटी ये कवर करेगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एडिशनल 10% असिस्टेंस देंगे February 29, 2020 तक जो लोन्स आउटस्टैंडिंग थे टू बोरवर्स हु अवेल्ड प्रीवियस वर्जन ऑफ ECLGS। इसके अलावा जो बोरवर्स एलिजिबल हैं RBI स्ट्रक्चरिंग फेज़ 2 के लिए, वो क्या कर सकते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं फॉर टेन्योर ऑफ 5 years वर्सेज 4 years जो भी पहले हो सकता है। इसके अलावा इस वैलिडिटी जो स्कीम की जो वैलिडिटी है उसको September 30 तक एक्सटेंड कर दी गई है और गारंटी ऑफ ₹3 ट्रिलियन एज इशू। फाइन, अब हम जरा देख लेते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसने कुछ एडिशनल बेनिफिट्स अनाउंस करे हैं थ्रू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और साथ में EPFO दैट इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम के द्वारा। इसके अंदर क्या होएगा, जो MPFO की एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है, इसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट हम किसको देंगे, जो 6 लाख तक का था उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया है उन फैमिली मेम्बर्स के जिनके जो मतलब कि एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डेथ हो गई है। फाइन, इसके अलावा जो डिपेंडेंट इंश्योर्ड पर्सनस है उसको सभी पेंशन मिलेगी अंदर। सपोज़ करो अगर लाइक किसी के नाम पेंशन थी आती थी, अगर उसकी डेथ हो गई है तो अब क्या होएगा, उसके जो फैमिली मेम्बर है उसको क्या मिलेगी, वो पेंशन दी जाएगी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं हम, 13 मोर डिस्ट्रिक्ट एम्पावर्ड टू ग्रांट सिटीजनशिप टू एप्लीकेंट्स फ्रॉम द 3 कंट्रीज। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी के जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू करी है अंडर द 2009 रूल्स ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें बोला गया है कि जो भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो नॉन मुस्लिम्स हैं और जो बेसिकली 13 डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं 5 स्टेट से, कौन कौन से 5 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स में कौन कौन से हो गए, हिंदू, सिख, जैनी, पारसी, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट। ये जो नोटिफिकेशन है इससे क्या मिलेगा, जो लीगल माइग्रेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। फाइन, मतलब कि जो पासपोर्ट या वीज़ा के थ्रू इंडिया में एंटर हुए थे उनको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम कहाँ से जो एंटर हुए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और जो ऑलरेडी इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। फाइन, सिटीजनशिप आपको पता है सेंट्रल सब्जेक्ट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो क्या करती है, पीरियडों के लिए कुछ पावर्स हैं वो स्टेट्स को देती रहती है थ्रू गैजेट नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 16 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है इसके अंडर क्या कर सकते हो, आपको पता ही अगर आपने पॉलिटी का चैप्टर पढ़ा है, आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो 5 मेथड से, बर्थ, डिसेंट, लेजिस्लेशन, नेचुरलाइजेशन
फाइन। और आपको क्या 5वां मेथड जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं। फाइन, एक्विजिशन है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ये आपको ये भी बता सकता है कि आप सिटीजनशिप 3 तरीके से खो भी सकते हो, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन या डेप्रीवेशन। हाईवर जो नोटिफिकेशन है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग नहीं है, जो अभी इफेक्ट में नहीं आया। फाइन, तो मतलब सिंपल बात है कि अभी जो हम नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप दे रहे हैं 13 डिस्ट्रिक्ट्स के जो 5 स्टेट्स में रह रहे हैं, वो हम CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ क्या आ रहा है एक, क्योंकि अभी वो जो एक्ट है वो अभी इफेक्ट में ही नहीं है, क्योंकि आपको पता था कितना ज़्यादा उसके ऊपर क्या हुआ था, हल्ला हुआ था। ये सिर्फ एक क्या हुआ है अकॉर्डिंग टू द 2009 रूल्स, ठीक है। तो ये जो भी हम सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं वो हम रूल्स ऑफ 2009 के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना फॉर मॉडल विलेजेस लैग्स अमंग द कोविड। अब आपको समझ ही आ गया। अगेन कहते जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ के अंदर जाएगी। अभी के जो ऑफिशियल डाटा है उसने ये बताया कि नियर अबाउट 2111 ग्राम पंचायत ने अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है अंडर दिस प्रोग्राम, और इनमें से जो अभी 1618 जो ग्राम पंचायत है वो भी अपनी डेवलपमेंट प्लान्स बना रहे हैं। फाइन, मतलब कि ऑफिशियल डाटा ये बोला गया था कि 2111 ग्राम पंचायत को आइडेंटिफाई किया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रोग्राम के लिए, लेकिन अभी तक इसमें से सिर्फ 1618 ग्राम पंचायत हैं जिन्होंने अपने डेवलपमेंट प्लान्स बनाए हैं। इसके अलावा टोटल ऐसी 6433 आदर्श ग्राम हैं आउट ऑफ द 2,65,000 ग्राम पंचायत जिनको अभी क्रिएट करना है हमने 2024 तक। अब जरा हम ये देख लेते हैं जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर क्या होता है हर एक जो MP होता है विच ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो क्या करता है एक पर्टिकुलर विलेज का क्या करता है वहाँ का फिजिकल और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है बाय 2019। उसके बाद से क्या हुआ है 5 ऐसे आदर्श ग्राम सेलेक्ट किए जाते हैं और डेवलप किए जाते हैं 2014। मतलब कि हर एक MP क्या करता है एक आदर्श ग्राम को चुनता है। फाइन, हर 1 साल में मतलब कि 5 साल में 5 चुनेगा, 1 साल में 1 चुनेगा, उसको सिलेक्ट करेगा और उसके बाद 2026 तक उन्हें डेवलप करेगा। फाइन, इसमें क्या करते हैं जो MPs हैं वो अपनी ग्राम पंचायत भी क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं अदर देन देयर ओन विलेज और दैट ऑफ देयर स्पाउस टू बी डेवलप्ड एज एन आदर्श ग्राम। फाइन, मतलब कि जिस एरिया से वो MP बना है उस एरिया के अलावा या फिर अपनी जो स्पाउस है उसके हस्बैंड या वाइफ वो जहाँ से रहते हैं उनको छोड़ के क्या कर सकते हैं वो किसी भी एक ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं उसे आदर्श ग्राम के मॉडल पे क्या करूँगा डेवलप करूँगा। फाइन, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हम क्या कर सकें इन ग्राम पंचायत को प्रोग्रेस कर सकें, होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकें सो दैट वहाँ पे रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है कोई भी नए फंड्स एलोकेट नहीं किए जाते हैं। फाइन, इश्यूज़ क्या हैं इस योजना के बारे में, हमेशा इसमें फ़ंड की कमी रही है बिकॉज क्या होता है जो MPLAD स्कीम है 2 साल के लिए होते हैं और सस्पेंड हो जाती है। इसके अलावा ये करते हैं काफ़ी ज़्यादा क्या है वेरियस डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं जिस वजह से जो योजना है वो कहीं ना कहीं क्या होती है हाइड हो जाती है। फाइन, अब आप देख सकते हो इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है। देखो हर एक MP का आपको पता है MPLADS एक वो होता है फंड होता है जहाँ से वो पैसे यूज़ करके क्या कर सकता है इस तरह के जो ग्राम मॉडल्स हैं उस पर विलेजेस को क्या कर सकता है डेवलप कर सकता है। फाइन, इसके अलावा होता है फंड्स जैसे जो एग्जिस्टिंग स्कीम से आते हैं सेंट्रल सेक्टर से, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से, वहाँ से वो पैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत के खुद के रेवेन्यू है। इसके अलावा जो CSR फंड्स होते हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स होते हैं। फाइन, ये इसके अलावा जो सेंट्रल स्टेट कमीशन ग्रांट्स होता है यहाँ से कुछ पैसा जो वो यहाँ से यूज़ करके क्या कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं गवर्नमेंट प्रपोज सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू डेवलप अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है आपको पता है अंडमान निकोबार आइलैंड काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो ये ज्योग्राफी में कवर हो सकते हैं, लेकिन क्यों क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये जो न्यूज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होगी अंडर इकोनॉमिक सेक्शन। अब हम जरा देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार का इतना सिग्निफिकेंस क्या, हमें क्यों इतना डेवलप करने की हम बात। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इन आइलैंड्स के थ्रू क्या कर सकता है जो इंडिया है वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है इंडियन ओशन रीजन में। इसके अलावा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है क्योंकि टूरिज्म को और बिजनेस दोनों को बूस्ट करेगा। इसके अलावा हम चाइना की जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में उसको काउंटर कर सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स में चाइना क्या अपनी बहुत ज़्यादा पोजीशन को
इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेंथन कर रही है। जैसे हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसने सबमरीन को डिप्लॉय किया कोलंबो हार्बर पे, नेवल बेसिस वो डेवलप करी है ग्वादर और जिबूटी में। फाइन, तो इन सबको काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी अगर हम अंडमान निकोबार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। इसके अलावा ये जो आइलैंड एक तरह का बफर जोन की तरह एक्ट करता है, मतलब कि अगर हमें इंडिया को प्रोटेक्ट करना है तो अगर हम अंडमान निकोबार को प्रोटेक्ट करेंगे तो उससे हम अपना जो हमारा कोर एरिया हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ लाइक अ बफर जोन बिटवीन द इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द नेशन। लाइक जैसे नेपाल है, नेपाल एक तरह का बफर जोन है किस के बीच में, तिब्बत और इंडिया के बीच में। फाइन, तो इस तरह से अब इश्यूज़ क्या है, हम इतना डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे। सबसे पहले के जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो किसके अंडर है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के अंडर है या फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन कमेटी के अंडर है, और वो उनकी कंसीडरेशन अभी कर रही है। इसके अलावा जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है वो एक सेंट्रल और स्टेट लेवल कमेटीज होती हैं जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती हैं कि किस तरह से, देखो ऑफकोर्स आप डेवलपमेंट करोगे वो आइलैंड हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करेगा। तो ये कमेटी क्या करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि किस तरह से हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006। इसके अलावा जो कोस्टल रेगुलेशन जोन कमेटी है वो फंक्शन करती है किसके अंडर, नेशनल और स्टेट लेवल के अंदर, कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर। ये क्या करती है, उन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करती है, ये देखती है कि कहीं हमारा लाइक कोस्टल एरिया को तो कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखो इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि अगर हम डेवलप करेंगे तो वहाँ की जो एंडेमिक ट्राइब्स हैं, जैसे जो मेनली ओंगे ट्राइब होते हैं, तो उनके कुछ सर्टेन एरियाज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोटिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ की इकोलॉजी और कुछ एंडेमिक स्पीसीज हैं उन पर भी थ्रेट होगा। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जिस वजह से हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो इस आइलैंड का कितना सेंसिटिव इकोलॉजी है। अब देखो ये जो चीज़ है ये कहाँ कवर हो जाएगी, एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। नियर अबाउट 9601 एनिमल्स हैं जिसके अंदर 3294 टेरेस्ट्रियल है, 6307 मैराइन है, जिसके अंदर 1123 जो स्पीसीज है एंडेमिक है, मतलब कि जो प्रॉपर अंडमान निकोबार से बिलोंग करती हैं, रिकॉर्डेड एंड टिल नाउ अंडमान निकोबार आइलैंड में। राइट, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं जो कोरल रीफ्स हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। फाइन, कोरल रीफ आपको पता है, जो कोरल रीफ हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड के वो बिलोंग करते हैं इंडो वेस्ट पैसिफिक फौना से, और ये जो अंडमान आइलैंड है वो नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है ऑफ द सेंट्रल एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट मैराइन बायोडाइवर्सिटी रेफर्ड एज अ कोरल ट्रायंगल। आई थिंक आपको पता होगा गाइस कोरल ट्रायंगल कोरल रीफ का है। ठीक है, इसके अलावा इसमें से एटलीस्ट जो 400 कोरल स्पीसीज हैं वो इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पाई जाती है आउट ऑफ अगेंस्ट द 283 स्पीसीज आइडेंटिफाइड सो फॉर। फाइन, तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है अगर हम इकोलॉजी के उस पर देखा जाए। अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट, अभी क्या फ्यू एक्सपर्ट्स उन्होंने सुजेस्ट किया है कि जो एंटी सार्स कोविड एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, कोविड-19 को क्या कर सकती हैं, एक्सकैबेट कर सकती है थ्रू एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट की। देखो ये क्या होता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट क्या होता है, ये जब होता है जब एंटीबॉडी जो जनरेट होती है ड्यूरिंग द इम्यूनिटी, लाइक सपोज करो जैसे अगर आपको कुछ बुखार हुआ है तो आपका बुखार अगर जाने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होती है। ठीक है, क्यों जनरेट होती है, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करती है। तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए क्या करती है, जब वो एंटीबॉडी जनरेट होती हैं तो एक पैथोजन की तरह क्या करती है, उसके साथ बाइंड हो जाती है, उसके साथ जुड़ सकती हैं। ठीक है, जिस पर दे आर अनेबल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। मतलब कि सिंपल बात यह है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी तो जनरेट हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो उस पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया उसके साथ जुड़ जाती है तो वो क्या करती है, इन्फेक्शन हटा नहीं पाती। मतलब एंटीबॉडी का काम ये होता है कि इन्फेक्शन को कम करना या इन्फेक्शन को एलिमिनेट करना, लेकिन एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट में क्या होता है, वो उस पैथोजन के साथ जुड़ जाती है, बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर पाती। इंस्टेड जो ये एंटीबॉडीज है वो तरह के ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करती है। मतलब कि उस जो पैथोजन है, जो भी वायरस बैक्टीरिया है, उसको अलाउ करती है कि ज़्यादा ज़्यादा वो सेल में जाए और वहाँ का जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करती है, बिल्कुल ख़राब कर देती है। एक्सकर्बेट मतलब ख़राब कर देती है। हाइवर कुछ वेरियस एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है किसकी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट की, वो ऑलरेडी एड्रेस करती रही है जब कोविड-19 का वैक्सीन हम बना रहे थे। फाइन, तो कोविड-19 का वैक्सीन भी इस तरह से बनाया गया कि अगर आपके बॉडी में, क्योंकि आपको पता है ना आपको ये जो लगाया क्यों जा रहा है वैक्सीन, ताकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा जनरेट हो और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। फाइन, तो एंटीबॉडीज़ इसलिए वैक्सीन में ऐसी बनाई गई हैं इसमें ताकि वो एंटीबॉडी इस तरह की एंटीबॉडी ना हो कि जो इन्फेक्शन को घटाने की जगह बढ़ाए। फाइन, नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व। कुछ जो न्यूज़ में थे, सबसे पहले श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का। ये एक तरह का बफर जोन की तरह एक्ट करता है फॉर पेरियार टाइगर रिजर्व, और ये एक्सीलेंट जेनेटिक एक्सचेंज ग्राउंड है फॉर द टाइगर्स ऑफ एनामलाई रीजन। ठीक है, ये वैगई रिवर को प्रोटेक्ट करता है और उसके जो एरियाज, कैचमेंट एरियाज। इसके अलावा ये बाउंडेड है किसके द्वारा, कार्डमम हिल्स के द्वारा, पलानी हिल्स के द्वारा वेस्ट से, एंड पार्क स्ट्रीट एंड पार्क बे के ईस्ट में इसके। ठीक है, इसके अलावा मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फॉरेस्ट को कवर करता है। श्रीविल्लिपुथुर ग्रिजल
स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर करता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ थेजी, विरुधनगर एंड द मदुरई। अब सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आई थिंक आपको पता होगा नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। फॉर्मली ये डेजिग्नेट था टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था 1994 में। ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर का भी पार्ट है सिंस 2009। ये किसके अंदर आता है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के अंदर है आता है, दैट इंक्लूड्स द एडजेसेंट। इसके अलावा इसके आसपास में क्या क्या है, हथगढ़ एंड कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है CSC ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड। अभी क्या गाइस, जो CSC है कॉमन सर्विसेज सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए एक पोर्टल लॉन्च करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस को लॉन्च करेंगे, जिससे जो फार्मर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, डिजिटली सीड्स को बाय कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, कैटल फीड या फिर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इनपुट प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस पोर्टल से हम क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको एम्पावर करेंगे, जो हमारे इंडिया के टोटल फार्मर्स को 80% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर्स को थ्रू इट्स कॉमन सर्विस सेंटर। नेक्स्ट है युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर। देखो युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो यंग और जो बडिंग ऑथर्स हैं जिनकी एज 30 ईयर से कम है उनको ट्रेन करेगा, सो दैट वो क्या करें, हमारी कंट्री का रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर को प्रमोट करें, और प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंडियन राइटिंग्स ग्लोबली को क्या करें, प्रमोट करें। ये इंडिया @75 प्रोजेक्ट का पार्ट है, दैट इज़ द आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसके अंदर हमारा यही है कि हम क्या कर सकें, हमें क्या करना है, जो हमारी इंडिया को लेके, ठीक है, हमारी इंडिया को लेके यंग जनरेशन के क्या पर्सपेक्टिव है ऑन द थीम्स लाइक अनसंग हीरोज़, और उनका क्या रोल था नेशनल मूवमेंट में, वो हम लोगों को दिखा सकें। क्योंकि आपको पता है 2022 में जो हमारी जो होगी इंडिपेंडेंस है वो 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसलिए इस चीज़ को लॉन्च किया जा रहा है। लास्ट न्यूज़ है बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल। रिसेंटली के जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं उन्होंने क्या किया, बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल के यूज़ को एक्सटेंड किया, सो दैट वे क्या कर सकें, जो चिल्ड्रंस फॉर ट्रैकिंग द चिल्ड्रन जो अपने दोनों माता पिता को खो चुके हैं या फिर किसी अपने पेरेंट को खो चुके हैं ड्यूरिंग द कोविड-19, तो हम उन बच्चों को ट्रैक करेंगे। बाल स्वराज एक ऑनलाइन ट्रैकिंग है जिसमें हम क्या करेंगे, रियल टाइम में हम बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा, फॉर चाइल्ड, जो जिन बच्चों को भी केयर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। इट हेल्प्स, इससे क्या आएगा, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं हम उनकी हेल्प करेंगे कि वो अपनी ड्यूटीज़ को टाइमली परफॉर्म कर सकें और मोनिटर कर सकें अंडर द सेक्शन 109 ऑफ द जुवेनिल जस्टिस एक्ट 2000। फाइन। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।